नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पाठ 2 जिसका नाम है मेरे संग की औरतें और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। हिंदी कथा साहित्य में अपने लेखन के कारण प्रसिद्धि पाने वाली लेखिका मृदुला गर्ग को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में सन 1938 में हुआ था और इन्होंने दिल्ली से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अपनी रचनाओं में लेखिका ने महिलाओं तथा बच्चों की समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रस्तुत पाठ संस्मरण है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखिका ने अपने संपर्क में आने वाली औरतों के विषय में बताया है कि वे किस प्रकार लीक से हटकर जीवन जीती थी। लेखिका ने बताया है कि उनकी नानी को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। वे लेखिका की माँ की शादी से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन लेखिका ने उनके विषय में बहुत सारी बातें सुनी हैं। उन्होंने अपनी नानी से कभी कहानी नहीं सुनी। यही कारण था कि उन्हें और उनकी बहनों को खुद ही कहानियाँ सुनानी पड़ी। नानी की कहानियों के बारे में जो उन्होंने सुना, उसके बारे में उन्हें काफ़ी बाद में जाकर समझ आया। लेखिका ने बताया है कि उनकी नानी पारंपरिक परंपराओं का पालन करने वाली, अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी और लेखिका के नाना अर्थात उनकी नानी के पति विलायत से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर लौटे थे और आने के बाद वो विलायती रीति रिवाज के साथ ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन नानी के रहन सहन पर उनका कोई भी असर नहीं पड़ा। वे अपने ही अनुसार अपना जीवन जीती रही। साथ ही उन्होंने कभी भी अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद के बारे में अपने पति से कभी भी बात की। उन्होंने अपने पति की जीवन शैली का भी कभी कोई विरोध नहीं किया। बहुत कम उम्र में ही जब नानी को अपनी मौत अपने करीब लगी, नज़दीक लगने लगी, तो उन्होंने अपने पति से कहकर उनके दोस्त क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी को मिलने के लिए घर बुलवाया और उनकी इस बात पर सभी लोग हैरान हो उठे, क्योंकि जो औरत जीवन भर अपने पति से खुलकर बात नहीं कर पाई, वह अपने अंतिम समय में एक अजनबी अर्थात अपने पति के दोस्त से क्या कहना चाहती है, सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे। परंतु नाना ने वक्त और मौके को देखते हुए सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय अपने दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और अपने बीवी के पास ले आए उनसे बात करने के लिए। तब नानी ने उन्हें जो भी कहा वह बहुत ही हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी के लिए लड़का आप ही देखेंगे, क्योंकि मेरे पति तो साहब हैं और मैं अपनी बेटी का विवाह किसी अंग्रेजी साहब से नहीं करवाना चाहती। आप अपनी ही तरह एक स्वतंत्रता सेनानी ढूंढकर उसकी शादी करवा देना। तब तक शायद ही किसी को पता होगा कि उनके मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून है। लेखिका कहती हैं कि बाद में मुझे समझ आया कि वो अपने जीवन को अपने ही ढंग से जीना चाहती थी। उन्होंने नाना की ज़िंदगी में भी अर्थात अपने पति की ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की। उन्हें उनका जीवन अपने ही ढंग से जीने दिया और अपना जीवन वो खुद ही अपने ढंग से जीना चाहती थी। उनकी इस इच्छा से उनके आज़ाद ख्यालों का अनुमान लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। इस प्रकार लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई
जो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले रहा था, और इसी कारण उसे आईसीएस के पेपर में बैठने से रोक दिया गया। उसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। वे पूरी पूरी रात जागकर साड़ी पहनने का अभ्यास किया करते थे, ताकि दिन में उन्हें किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। वे इतनी नाजुक थी कि उनकी लेखिका की दादी अक्सर कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छींके पर टांग दी। और यह बात कही जा सकती है कि घर में किसी ने भी उनसे काम करवाने की कोई भी पेशकश नहीं की थी, किसी ने भी उनसे काम करवाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। इसके क्या कारण थे? इसकी दो वजहें बताती हैं लेखिका। लेखिका कहती हैं कि पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के सभी लोगों की तरह उनकी माँ के ससुराल वाले भी, अर्थात उनके दादा दादी और बाकी घर वाले भी अंग्रेज़ों से बहुत प्रभावित थे, और उनके नाना जी पक्के साहब माने जाते थे। इसी कारण लेखिका के घर वाले उसकी माँ का बहुत ही मान सम्मान करते थे। और एक आन बान शान वाले साहब ने अपनी नाजुक सी परी जैसी बेटी का विवाह एक सिरफिरे लड़के के साथ कर दिया। यह भी एक परी कथा के समान थी। इसमें नानी की आखिरी इच्छा एक रोमांचक उपकथा थी, और नानी की इच्छा के बाद नाना की रजामंदी भी एक रोमांचक कहानी थी, जो कहानी के रहस्य को और ज़्यादा गाढ़ा बनाती है और ज़्यादा गहरा करती है। दूसरी वजह माँ का अपना व्यक्तित्व था। वे बहुत ही खूबसूरत, नाजुक, ईमानदार और निष्पक्ष थी। वे परियों से कम मालूम नहीं होती थी। उनसे कोई भी किसी भी तरह का घर का काम नहीं करवाता था, लेकिन घर के कार्यों के लिए सारी सलाह उनसे ही ली जाती थी, और उसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया भी जाता था। घर का सारा काम लेखिका की दादी, दादी की जिठानियाँ और घर के सभी मर्द लोग संभाल लेते थे। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत अधिक था। वे आम भारतीय माँ की तरह नहीं थी। उन्होंने ना तो कभी अपने बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार किया, ना खाना पकाया, और ना ही घर बार संभाला। और ऐसा वे कुछ तो अपनी बीमारी के कारण करती थी, और कुछ अपनी अरुचि के कारण। उनका ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में ही बीतता था। लेकिन फिर भी घर में दादा दादी या ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। इसके शायद यह कारण थे कि एक तो वो साहबों के ख़ानदान से आई थी, दूसरा वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और एक की गोपनीय बात को, अर्थात एक के सीक्रेट को या छिपाने वाली बात को दूसरों को कभी भी नहीं बताती थी। उनके पहले गुण के कारण, अर्थात झूठ ना बोलने के कारण और साहबों के ख़ानदान से होने के कारण, उन्हें घर वालों का मान सम्मान मिला हुआ था, और एक की बात दूसरे पर जाहिर ना होने देने के कारण बाहर वाले उनका मान सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरा कर दिया करते थे। लेखिका बताती है कि घर में सभी को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। किसी एक के नाम चिट्ठी आती थी तो दूसरा उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। शायद इसी छूट का नतीजा यह रहा कि लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। लेखिका बताती हैं कि जिस तरह उनकी नानी और माँ अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी, उसी तरह उनकी परदादी भी थी। परदादी ने यह व्रत ले रखा था कि अगर कभी उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा, अर्थात 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी, साड़ियाँ हो जाएंगी, तो वे तीसरी दान कर देंगी। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई, तब परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। और उन्होंने यह मन्नत न केवल मांगी ही, बल्कि उस मन्नत को सभी लोगों को भी बता दिया, जिससे सभी लोग बहुत हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि परिवार में पहले से कोई लड़की नहीं थी। नहीं,
लेखिका बताती हैं कि उसके पिताजी की और दादाजी की बहनें मौजूद थीं, लेकिन फिर भी परदादी ने लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी, यह एक रहस्य ही बना रहा, क्योंकि किसी ने भी उनसे पूछा तो उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और सभी लोगों को यह भी पता था कि माँ का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, अर्थात यदि वह कोई इच्छा व्यक्त करती हैं तो भगवान उनकी इच्छा को उसी समय पूरा कर देते हैं। अब जब परदादी ने लड़की पैदा होने की इच्छा व्यक्त की तो घर में पहला शिशु लड़की ही हुई, और उसके बाद भी भगवान उनकी इस इच्छा से इतना घबरा गए, इतनी जल्दबाजी में आ गए कि उन्होंने एक के बाद एक 5 कन्याएं उनके घर में अर्थात इस धरती पर उतार दी। अब लेखिका बताती हैं कि भगवान की तो बात छोड़िए, माँ के सामने तो कोई चोर भी आ जाता था तो वो उनकी बात को अवश्य मानता था। इस संदर्भ में लेखिका ने परदादी और एक चोर का किस्सा बताया है। एक बार एक शादी के सिलसिले में हवेली के सभी मर्द लोग बारात में दूसरे गांव गए हुए थे और सारी औरतें एक जगह इकट्ठा होकर नाच गा रही थी और ढोलक बजा रही थी। उनके शोर की आवाज़ से परदादी अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गई। उसी रात हवेली में एक चोर घुसा। चोर को उस हवेली की पूरी जानकारी थी। उसे यह भी पता था कि घर के सभी मर्द आज यहाँ नहीं हैं और औरतें एक जगह इकट्ठे होकर नाच गा रही हैं। उसे परदादी के सोने के कमरे के विषय में भी पता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी उस दिन, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि आज परदादी अपने कमरे में ना सोकर दूसरे कमरे में सो जाएंगी। और बदकिस्मती से चोर उसी कमरे में जा घुसा जहाँ परदादी उस दिन सो रही थी। चोर के घुसने के साथ ही परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने पूछा कि कौन है। तब चोर के बताने पर कि मैं हूँ, परदादी ने कहा कि पानी पिलाओ। चोर उनकी इस बात को सुनकर हैरान हो गया। तब परदादी ने उसे एक खाली लोटा दिया और कहा, कुएं से पानी भर कर लाना, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि शायद माँ जी ने उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा और कमर में बंधी हुई भांग देख ली है। माँ ने फिर से कहा कि जल्दी पानी ले आ। चोर घबराहट में बोला कि पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पिएंगे? तब माँ ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ जी के यह कहने पर कि मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मेरा धर्म मत बिगाड़ना, लोटे के मुंह से कपड़ा मत हटाना। तो चोर ने कहा कि ठीक है, मैं ले आऊँगा, परंतु फिर भी मुझे बताओ कि क्या आप मेरे हाथ का पानी पी लोगे? तब परदादी ने कहा कि इस कमरे में तेरे और भगवान के सिवाय और कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा, क्योंकि बाकी सब लोग तो नाच गाने में लगे हुए हैं। और चोर ने जब यह सुना कि भगवान भी वहीं कहीं बैठे हैं तो वह पानी लेने के लिए कुएं पर चल दिया। जब वह पानी लेकर आया तो माँ जी ने उस लोटे में से आधा पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा कि एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब चाहे तू चोरी कर या खेती कर। और चोर बेचारा अब माँ जी का बेटा बनने के बाद चोरी तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना धंधा छोड़कर अर्थात चोरी करना छोड़कर किसान बनकर खेती करना मंजूर कर लिया और वह खेती करने लगा। लेखिका बताती है कि उसके ऊपर 2 सन की बूढ़ियों अर्थात उसकी परदादी और नानी दोनों का ही प्रभाव रहा। माँ के संस्कारों के कारण अर्थात परदादी के संस्कारों के कारण उसके अंदर कभी भी हीन भावना नहीं आई और नानी के कारण वह देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया अर्थात खुशियाँ मनाई गई। लेखिका उस समय बीमार थी, उसे टाइफाइड हुआ था। वह भी खुशियाँ मनाने के लिए इंडिया गेट में जाकर जश्न में शिरकत करना चाहती थी, लेकिन बुखार होने के कारण डॉक्टर ने उसे जाने से मना कर दिया। और डॉक्टर भी कोई और नहीं, उनके नाना के मित्र थे, इसलिए वो भी उसके नाना के समान थे। तो पिताजी ने भी डॉक्टर की बात को मना नहीं किया और वह चुप हो गए। लेखिका कहती है कि मेरे रोने धोने पर भी मुझे इंडिया गेट नहीं जाने दिया गया।
तब मैं 9 साल की थी। तब मेरे पिताजी ने मुझे चुप करवाने के लिए ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा दिया, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था। अतः जब पिताजी को छोड़कर सभी समारोहों में चले गए तो लेखिका ने भी रोना धोना छोड़कर उपन्यास पढ़ना शुरू किया। उस उपन्यास को पहली बार पढ़ने में उसे कितना समझ आया उसे आज तक नहीं पता लगा, लेकिन उसमें एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार के बारे में था वह उसे पहली बार में ही याद हो गया। उसके बाद लेखिका ने ब्रदर्स कारामजोव को अनेक बार पढ़ा और उसे अच्छी तरह से समझा। लेखिका के सारे लेखन पर उसका प्रभाव छा गया। उनकी कहानियाँ जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, कंठ गुलाब आदि में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। लेखिका बताती है कि परदादी की मन्नत के कारण मैं और मेरी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। हम सब ने भी परंपरा पर चलने से इनकार कर दिया। लेखिका बताती है कि हमारे परिवार में पहली लड़की जो थी वो मेरी बड़ी बहन थी। उसका घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल, और शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी मंजुल भगत। फिर लेखिका बताती हैं कि दूसरे नंबर पर मैं स्वयं थी। मेरा घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो मेरा नाम भी चला मृदुला गर्ग। जब लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला, तो लेखिका कहती है, नाम ना बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन का नाम है गौरी और घर से बाहर का नाम है उसका चित्रा। वह नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती? क्योंकि वो कहती है कि यदि घर में सारे ही लिखने वाले होंगे तो उसे पढ़ने वाला कौन होगा। लेखिका के पिताजी ने सभी बहनों के 2-2 नाम रखे थे, एक घर का और बाहर का, और बाहर के लोग उनका मजाक उड़ाते थे और पूछते थे कि आपकी बेटियां ही बेटियां हैं और फिर भी आपने इनके 2-2 नाम रखे हुए हैं, तो क्यों रखे हुए हैं। पिताजी ने उनकी किसी भी बात की परवाह नहीं की, लेकिन जब उनकी चौथी और 5वीं बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद उनका एक भाई हुआ, राजीव। लेखिका बताती हैं कि उनकी तीसरी बहन चित्रा और रेणु नहीं लिखती। 5वीं बहन अचला जो है वह अंग्रेजी में लिखती है और छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखता है। लेखिका बताती हैं कि हम चारों लिखते हैं और सारा खानदान हमें पढ़ता है, लेकिन मेरी ससुराल में मुझे कोई भी नहीं पढ़ता। अब लेखिका ने अपनी उन 2 बहनों के बारे में बताया है जो लेखिका नहीं बनी। वे बहुत अधिक दबंग थी। वे अपना जीवन अपने ही अनुसार जीना चाहती थी। गर्मियों के समय जब वे स्कूल से वापस आते थे तो उनके पिताजी उन्हें लाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु उसमें नहीं बैठती थी। वह स्कूल से घर पैदल ही आती थी और कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। इसी प्रकार एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र भी मंगवा लिया था, जिससे पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। उसे स्कूल के पेपर देने से भी परहेज था। स्कूल तो उसने पास कर लिया, परंतु जब बीए का पेपर देने की बारी आई तो वह अड़ गई। वह कहने लगी कि पहले मुझे यह बताया जाए कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं पेपर दूंगी। अगर मुझे लगा कि कोई फ़ायदा है तो ठीक है, वरना मैं पेपर नहीं दूंगी। तब माँ और पिताजी ने उसे अनेक तर्क दिए। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग मान सम्मान देंगे, आदि आदि। लेकिन रेणु को कोई भी तर्क उचित नहीं लगा। तब पिताजी ने आदेश दिया कि मैं कह रहा हूँ तो इसीलिए पेपर दोगी। तब उसने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए पेपर दिए, लेकिन केवल उतना ही पढ़ा जितने से वह पास होने लायक नंबर ले आती। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। जब कभी कोई उसे किसी भी प्रकार का इत्र भेंट करता है तो वह कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो नहाती हूँ। उसके अनुसार इत्र की ज़रूरत उसे पड़ती है जो नहाता नहीं है। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा भी बहुत दबंग है। वह जितना खुद पढ़ती है
उससे ज़्यादा रुचि दूसरों को पढ़ाने में लेती है। इसलिए पेपर में उसके स्वयं के नंबर कम आते हैं और उसके छात्रों के नंबर ज़्यादा आते हैं। जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में ही लड़का पसंद करके कह दिया कि शादी करेगी तो उसी लड़के से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और वह यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। इसी के कारण लड़के ने हथियार डाल दिए और वह भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। सबसे छोटी बहन अचला लीक पर ही चलती मालूम होती थी। उसने ठीक से पढ़ाई लिखाई की और पिता की इच्छा के अनुसार शादी भी की, लेकिन बाद में 30 वर्ष की उम्र में उसने भी परंपराओं से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। सभी बहनें परंपराओं से हटकर चलती थी, परंतु विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने भी नहीं छोड़ा। उन्हें लगता था कि घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जीवन जी लेना ही काफ़ी है। शादी के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां पति और पत्नी यदि पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग बैठते थे। उसी नगर में लेखिका ने कुछ कोशिश की और शादीशुदा औरतों को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक अनेक नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन भी इकट्ठा किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। तब उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहां के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा कि यहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। तो लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होना जरूरी है। तब बिशप ने कहा कि ठीक है, हम स्कूल खुलवाने में आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आप यकीन दिलाएं कि यह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। तब लेखिका ने कहा कि स्कूल की तो छोड़िए, किसी भी चीज़ के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 साल तक चलता ही रहेगा। इस बात पर बिशप को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका के अनुसार उनकी बात बिल्कुल सच थी। तो लेखिका ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी कोशिश से वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खुलवाएंगी और उसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। तब उसने वहाँ एक स्कूल खुलवाया और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। उस स्कूल में लेखिका के और अन्य अफसरों के बच्चे पढ़े, जो बाद में शहरों के अलग अलग प्रसिद्धि प्राप्त स्कूलों में दाखिला भी पा गए। इस प्रकार लेखिका ने अनेक मौक़ों पर अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। लेकिन लेखिका बताती हैं कि उनकी जिद रेनू की जिद के सामने कुछ भी नहीं है। सन 1950 में दिल्ली में एक बार बहुत तेज़ बरसात हुई। पूरा नगर पानी से भर गया। बाहर कोई भी वाहन नहीं था। स्कूल बस भी बच्चों को लेने नहीं आई थी। सरकारी दफ्तरों की फाइलें भी पानी में तैर रही थी। तो सबने रेनू को कहा कि आज स्कूल मत जाओ, स्कूल बंद होगा। परंतु रेनू ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। फ़ोन होने पर भी वे फ़ोन पर नहीं पूछ सकते थे क्योंकि उस समय फ़ोन बंद पड़ा था। तब रेनू अकेली ही पैदल स्कूल चली गई। स्कूल का चौकीदार भी उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर जब सबने उसे कहा कि हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ, तब रेनू ने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेनू को अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांचक अनुभव हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है।